ऑल राइट बेटा, ये वो पेपर है। इट्स मैथमेटिक्स सिलेबस डी 402422 May June 2020, and you have 2 hours and 30 minutes to attempt this paper. First of all, as I said earlier, that you will have to write your name. Like for example, I have to write my name. You will be given with some center number. आपका एक center number होता है, वो आपको मिलता है पेपर में. I recommend that the total marks of this paper is 100. ठीक है. I recommend all of you to score above 80 marks से ऊपर की स्कोर करा करें, ताकि आपका कॉम्पोनेंट ग्रेड ए बन जाया करे, ताकि ओवरऑल में ये 50% कंट्रीब्यूट करता है आपका. ठीक है. इट्स अ 50% वेटेज पेपर. तो ये इसी तरीके से आपका पेपर जो है अच्छे से अच्छा होगा. ठीक है. कीप दिस इन माइंड. ठीक है. ओके. जब मूविंग फॉरवर्ड, आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस. ठीक है. क्वेश्चन की तरफ मैं मूविंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ. सो प्लीज पे अटेंशन. ऑलराइट, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. एक बच्चा कैलकुलेटर रेडी रखे. ठीक है. मेरे पास एक कैलकुलेशन में मेरी हेल्प करनी है, ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो. Now they say that Stephen had an annual income of 21,500 in 2018. His annual income increased by 22,790 in 2019. So it means that we have 2 years technically. तो हमारे पास 2 साल हैं. तो हम ऐसे एक छोटा सा टेबल बना लेते होते हैं. शुरू से ही आपको बताया था 2018, 2019 ये बना लें. ठीक है जी. अब now I can see that in 2018 his annual income was 21,500, and in 2019 its annual income in 22,790. Now I can see that increase happened, yes or no? But how much increase, I don't know about this thing, yes or no? Now, first of all, I have 2 techniques. The first technique is the table technique. How to do it? I know that the original or the previous जो old value होती है 2018 जो है ना, ये आपका old value है बेटा. ठीक है. ये आपका old value है. ठीक है. 2019 जो है ये आपका new value है. ठीक है बेटा. ओल्ड वैल्यू हमेशा 100% होती है, और न्यू वैल्यू जो है वो हमेशा x है. ठीक है. वो आपको नहीं पता है कि यहाँ पर ये कितनी परसेंट इंक्रीज हुआ है. क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें. 2 मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दोनों डिस्कस करूंगा, क्योंकि पेपर में आपको कोई भी मेथड जो है वो एग्जामिनर की तरफ से प्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक है जी. तो एग्जामिनर की तरफ से कोई भी पेपर आपकी तरफ आ सकता है, तो इसलिए हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल हैपन दैट wait a minute, it will happen that 21,500 will be multiplied with x%, and 100% will be multiplied with 22,790. Now divide both sides by 21,500, 21,500. So बेटा x% क्या आ रहा है आपके पास, जरा बताएं मुझे. x आएगा, परसेंट नहीं. जी क्या आ रहा है बेटा? Sir, 106. क्या आ रहा है बेटा? 106. इट्स 106 आ रहा है. ठीक है जी. तो 106% आपके पास आ चुकी है. अब जरा आप इंक्रीज देखें. इंक्रीज हाउ मच हैपेंड? इंक्रीज इज 106 माइनस 100, तो ये आ रहा है आपके पास 6%. ठीक है बेटा. एक टेक्निक तो आपके पास ये होगी कि डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया 6%, आप माइनस करके देख लेते हैं. दूसरी टेक्निक क्या है? सेकंड मेथड. इट्स अ सेकंड मेथड. ठीक है. सेकंड मेथड क्या है कि आप इंक्रीज फाइंड आउट करते हैं. इंक्रीज कैसे होता है? इंक्रीज होता है न्यू माइनस ओल्ड. तो न्यू इज 2019, तो 22,790 माइनस 21,500. सो ये कितना आ रहा है बेटा? हरी अब 22,790 माइनस 21,500, इट्स 1290. बेटा मेरी आवाज क्लियर है सबको? 1290. परसेंटेज इंक्रीज इज 1290 डिवाइड बाय एक्चुअल विच इज 21,500 मल्टीप्लाई बाय 100. सो इससे भी डायरेक्ट आपके पास आंसर 6% ही आएगा, माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ देयर आर 2 मेथड्स. आपने इन दोनों मेथड्स को अपने दिमाग में बिठा लें. दोनों मेथड्स में से जो मेथड आपको इजी लगे आपको वो करना है, लेकिन इस मेथड में आपको याद रखना है कि आपने इसको फिर वापस 100 में से माइनस भी करना होता है. ठीक है. तब जाके 106% का तो इंक्रीज नहीं हुआ ना. ठीक है. ठीक है बेटा. Yes, sir. All right. Look at question number 2. Question number 2 is Stephen invests 12,600 in a bank. So investment means principal is $1,260. The bank pays simple interest at the rate of 2%. So rate is 2.5% per year. Calculate the amount of Stephen has in the bank at the end of 3 years. तो हमें amount को find करना है. And we know that amount is equals to principal plus simple interest. That is the thing we know that. The time is 3 years in the question.
ठीक है, as according to the question it's simple interest and simple interest is equals to PRT divided by 100. Principal is 1260, rate is 2.5, time is 3 divided by 100. तो बेटा आंसर क्या आ रहा है बेटा, ये जरा बता दें जल्दी, कैलकुलेटर्स एक्टिव रखें। 1260 multiply by 2.5 multiply by 3 divided by 100, तो 1354.5. नहीं बेटा गलत बोला, 94.5। ओके, अमाउंट इज 1260 प्लस 94.5, तो प्लस 1260, सो नाउ इट्स, अच्छा वो आपने आंसर बोला था 1354.5, आपने आंसर बोला था बेटा। करेंसी के मामले में बेटा नो नीड टू राउंड ऑफ द डाटा, आपको डाटा को राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ओके जी, आई होप इट्स क्लियर। एनी क्वेश्चन एवरीबॉडी? एनी क्वेश्चन? चले, दैट्स वेरी गुड। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3 एवरीडे मैथ्स का, ठीक है। Stephen changes 4,300 Indian rupees into dollars. Okay, I have two scales, Indian rupees और दूसरा स्केल है मेरे पास डॉलर का, ठीक है जी। Okay, Indian rupees is 4,300 and that is equals to X, हमें नहीं पता। Okay, the exchange rate is that $1 is equals to $1 बराबर है 67.8 के। Work out how much he receives. Calculate to the nearest dollars. आप स्केल सही तरीके से लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, काइंडली जो न्यू आए हैं जरा देख लें बेटा। अरबाब बेटा देख लो, ये लिखा 4,300 इंडियन रुपीज को डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब दो करेंसियां हैं, एक है इंडियन रुपी, IR लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ डॉलर का सिंबल। 4,300 इंडियन रुपीज हैं, इनको चेंज करना तो ये एक्स के बराबर होंगे। स्केल कहता है कि $1 बराबर है, तो डॉलर के नीचे डॉलर लिखना, 67.8 के बराबर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स को फाइंड आउट कर लें, तो 4,300 is equals to 67.8x, तो डिवाइड बाय 67.8, डिवाइड बाय 67.8, what is the answer बच्चे? 63.42. 63.42. Okay, Barira, you can see that in the question it is written correct to the nearest dollar, so the nearest dollar is how much? Sir, 63. Very good, it's $63, तो $63 हमें लिखने हैं। आप लोग 60 पे राउंड ना कर दीजिएगा, अच्छा ये 42 सेंट्स हैं, ठीक है, 0.42 सेंट्स हैं, ठीक है बेटा। Any questions so far? Can I proceed with the question? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, now look at the question. The length of the rectangle is 6 centimeter more than its width. Okay, Taha, look at this. In this question, it's a mensuration question, 2D dimension, but the rectangle is not given. So I'll draw my rectangle by myself. ठीक है, मैं rectangle खुद बना लूंगा, ठीक है। Now they say that the length of the rectangle is 6 centimeter more than its width, W. So width is W and it is 6 centimeter more. Yes or no? Yes or no? पूरी ट्रिक जो है ना ये इस लाइन में है, ये लाइन जो है ये ट्रिक है, इसी में क्वेश्चन है पूरा। ओके, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 37, मतलब कि सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल्स टू 37, तो ये भी W होगा और ये भी होगा 6 प्लस W। नाउ वी नो दिस अरबाब दैट सम ऑफ ऑल साइड्स जो होती हैं हमारे पास होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम सबको ऐड कर देंगे, तो सबको ऐड करें, 6 प्लस W प्लस W प्लस W प्लस 6 प्लस W, ठीक है बेटा, ये बराबर होगा 37 के। हमें W निकालना है कि विड्थ कितना है, तो पहले जरा देख लें कितने W हैं। देयर आर 4 W's, so I can add 4W plus 6 is 12 is equals to 37. All right, now now 4W is equals to 37 minus 12. 4W is equals to 25, right? Divide by 4 on both sides. So 25 divided by 4 कर लें बेटा, क्या आ रहा है? 25 divided by 4 is 6.25. it's 6.25 divided by 4 is 6.25. जी, is this clear everybody? Any questions? बेटा ये वो क्वेश्चन था मेंसुरेशन का, इसमें डायग्राम नहीं होती, एग्जामिनर नहीं देता डायग्राम, आपने ये डायग्राम खुद बनानी होती है, ठीक है। ये डायग्राम बना के आप क्वेश्चन को समझेंगे और फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर है बेटा? कैन आई प्रोसीड टू द पार्ट बी? All right.
Now they say that a rectangle 20 centimeter by 8 centimeter is cut from the rectangle 28 centimeter by 15. बड़े रेक्टेंगल्स में से छोटे को काटा गया है। ये देखिए साइड पे नजर आ रहा है, ये शेडेड है आपके सामने। ये साइड पे जो एरिया है ये शेडेड है आपके सामने, ठीक है। इस बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल काटना है। Each measurement is given to the nearest centimeter. अब अरबाब आपको नजर आ रहा है कि सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 0.5। वेरी गुड। कहता है कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रेक्टेंगल। पहले जरा निकालते हैं शेडेड रेक्टेंगल का एरिया। तो अपर बाउंड ऑफ शेडेड होगा, अपर बाउंड ऑफ शेडेड होगा बिग रेक्टेंगल का अपर बाउंड माइनस स्मॉल रेक्टेंगल का सॉरी इट्स इसका लोअर बाउंड। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्योंकि बीच में माइनस आ गया, प्लस होता ना अगर ये फार्मूला हमारे पास, अगर यहाँ पे फार्मूला प्लस बनता तो हम दोनों का अपर बाउंड ही लेते। ठीक है बेटा, माइनस आ गया बीच में। ठीक है जी, क्लियर है? सो अपर बाउंड ऑफ बिग रेक्टेंगल, एंड वी नो दैट अरबाब दैट रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, यस और नो? तो बड़ा जो रेक्टेंगल है ये मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, इसकी ये साइड हो जाएगी 15.5 और ये हो जाएगी 28.5, यस और नो? तो इसका एरिया आ जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाय 15.5, ये बड़े वाले का एरिया आ गया। ठीक है जी, ओके। लोअर बाउंड लेनी है स्मॉल रेक्टेंगल की। तो स्मॉल रेक्टेंगल हमारे पास क्या है बेटा? स्मॉल रेक्टेंगल पहले यहाँ पे बना लेते हैं। 20 और 18, तो ये हो जाएगा 19.5, 0.5 माइनस करना है, और ये हो जाएगा 7.5। तो इसका एरिया आएगा 19.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5। चलें जी, बड़े वाले का क्या आंसर आ रहा है बेटा? 441.75। 441.75, तो मैं ऊपर लिख दूंगा 441.75 माइनस स्मॉल का क्या आ रहा है बेटा? सर 146.25। 146.25। अब वो जो ऊपर दो माइनस करने कर लें, 296 146.25। सो द आंसर इज, क्या आंसर बेटा? 295.5। ओके, सो इट्स 295.5 इज द ज्यादा से ज्यादा एरिया। ठीक है, उर्दू में हम लोग कैसे पढ़ते हैं अपर बाउंड फॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल शेडेड, कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। तो आप बड़े वाले का ज्यादा से ज्यादा और छोटे वाले का कम से कम लेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। इज दिस क्लियर? अगर ये मांगता ना अरबाब, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि लोअर बाउंड ऑफ शेडेड, ठीक है, तो ये होता लोअर बाउंड ऑफ शेडेड, तो आप यहाँ पे लोअर होता ना, तो आप बड़े वाले का लोअर बाउंड लेते, उसमें से माइनस करते छोटे वाले का अपर बाउंड। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? जैसे तो वो उल्टा हो जाता है सर। जी बिल्कुल बेटा, अगर ये लोअर बाउंड ऑफ शेडेड होता ना आपके पास, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लोअर लेना था तो यहाँ पे भी लोअर लेना था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये 7 वाला जो है ये अपर होता फिर। ठीक है, चलें जी, ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। ओके, कहता है कि जी पॉइंट पी इज ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 12 मीटर फ्रॉम बी, 90 डिग्री का एंगल भी बना हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एल फ्रॉम पी। एल को देखना है पी से, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है। इज दिस क्लियर? एलिवेशन का एंगल आपके पास ये है। नाउ वी कैन सी दैट कि हम यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल अरबाब निकाल सकते हैं बेटा कि नहीं? ये 8 है, ये 12 है, ये एंगल निकालना है। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए तो साइडों को नाम दिया करें। ठीक है, आप लोग साइन को साइन में फंस जाते हैं। तो एंगल के सामने होती है बेटा परपेंडिकुलर, ये बार बार बता चुका हूँ, ये बेस है। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस नहीं है। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये 3 फॉर्मूले हैं आपके पास। एंगल आपने फाइंड करना है। यू हैव परपेंडिकुलर, जो चीजें हैं शेड कर लो जरा, परपेंडिकुलर भी शेड कर देते हैं। हमारे पास बेस भी है, तो बेस भी शेड करते हैं। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 2 शेड आए हैं? वेरी गुड, इट्स अ टेंजेंट।
So tangent P is equals to perpendicular 8 divided by base is 12. तो tangent जब भी एंगल निकालते हैं तो इनवर्स लेते हैं हम लोग. तो tangent इनवर्स ऑफ 8 by 12 करके बताएं क्या आ रहा है बेटा? 33.69. 33.69.7 लिखेंगे हम लोग. ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस पे एंगल को राउंड करते हैं, ये याद रखिएगा बस. ठीक है, पेपर में कोई भी आप लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप लोग पेपर में जब भी आप स्टार्ट लेते हैं, आप लोग पेपर में इसको अटेम्प्ट करने से पहले इस तरह की वर्किंग नहीं कर रहे होते जो मैं कर रहा हूं आपके लिए. तो आपने इस तरह की वर्किंग्स पेपर में करनी है ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आए. क्लियर है? अच्छा, जरा एक चीज जरा देखें, एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपके सामने जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो बेटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आया आपके पास. ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है. यहां से मुझे इतना अपना हेड अप करना पड़ेगा कि मुझे एंगल मिले. तो ये एंगल मुझे मिला है 33.7. आपको पता है यहां पर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनता है, यस और नो? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं. ठीक है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये क्या कहते हैं बेटा इसको? और ट्रिग्नोमेट्री में ये स्टेटेड है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये बराबर होता है डिप्रेशन के. यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट. ओके, अगर एग्जामिनर आपसे मांग लेता ना कि फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम पॉइंट एल टू पी, तो आपने ये ऊपर वाला 33.7 फाइंड आउट करना था. तो ये फाइंड करना मुश्किल है, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग ये फाइंड आउट करो और रिजल्ट लिख दो कि जी ये इसके बराबर है. क्लियर है बेटा? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. All right. Now they say that a ladder is placed on the ground with the Q to reach the light L. The ladder makes an angle of 70 degrees with the ground. Okay, ये 70 यहाँ पे मार्क है. हो सकता है बादों का पेपर पे मार्क भी ना हो, आपको 70 खुद मार्क करना पड़े. कैलकुलेट Q to L, हमें Q to L फाइंड आउट करनी है. तो अरबाब ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल बाहर ना निकाल लो बेटा? ये राइट एंगल ट्रायंगल बाहर निकालेंगे. ठीक है, समझने के लिए 8, ये हो गया जी 70. ठीक है, हमें ये पता है कि टोटल एंगल 180 होता है, तो ये 20 होगा फिर. ठीक है अरबाब, अब वो मुझसे मांग रहा है QL. क्या मांग रहा है? QL. और ये मांग रहा है ये B है. अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसमें साइन रूल भी इस्तेमाल कर सकता हूं और मैं इसमें नॉर्मल वो भी इस्तेमाल कर सकता हूं, आपकी मर्जी है. मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल से करवा रहा हूं. ठीक है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है, इस एंगल को यूज करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हुई और ये हमारी बेस हो गई. ठीक है बेटा, क्लियर है? 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं. ठीक है जी, फॉर्मूले क्या क्या है हमारे पास? अब फॉर्मूले को 20 कैसे आया? बेटा 180 माइनस 90 माइनस 70 किया तो 20 आ गया. सही. बेटा याद रखो, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है. एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा, ये 90 है ना फॉर एग्जांपल. ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की थोड़ी शक्ल गलत बनी, लेट मी मेक इट एक्यूरेट. ठीक है, ओके, ये 90 एंगल है ना. अब ऑब्वियस सी बात है कि दिस प्लस दिस इज 90. इज दिस क्लियर? तो ये अगर आपके पास 70 है तो 90 माइनस 70 करो तो 20 आता है ना. ऑलराइट, अब आपकी मर्जी, आप साइन रूल से करना चाहते हो कि आप उससे करना चाहते हो. ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग साइन रूल लगा नहीं सकते थे. ठीक है, क्योंकि हमारे पास 90 के सामने हाइपोटेन्यूस नहीं था. यहाँ पर हमारे पास तीनों एंगल मौजूद हैं और एक साइड भी मौजूद है, तो हम लोग यहाँ पे साइन रूल भी लगा सकते हैं. साइन रूल कैसे लगाएंगे? दोनों तरीके करें, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा. देख लो. अच्छा, QL डिवाइड बाय QL के टर्म सामने है साइन 90 और 8 के सामने है साइन 70. साइन 90 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. और हम ये डिबेट काफी दफा कर चुके हैं कि साइन 90 जो है वो 1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा साइन 90. तो QL इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय साइन 70 कर लें, क्योंकि साइन 90 1 के बराबर है. तो 8 डिवाइड बाय साइन 70 ब्रैकेट क्लोज, आंसर. तो 8.51 आ रहा है मेरे पास, 8.513 आ रहा है. और एंगल नहीं है क्योंकि ये साइड है, तो हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करेंगे. तो तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास होगा ये 1. ठीक है, अब 1 के बाद का नंबर देख लें. 1 के बाद का नंबर 3 है, विच इज लेस देन 5, तो इग्नोर कर दें इसको. ठीक है, अब आप समझ आ गई बेटा? यस सर. ओके, कैन आई प्रोसीड एवरीबॉडी? ऑलराइट, जाहिर बेटा सब देखो. अच्छा, ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, समझ आ जाएगी भी. अच्छा, और वर्टिकल पोल RS. अच्छा, ये बस इतनी स्टेटमेंट पढ़ने से बेहतर है कि हम लोग डायरेक्ट देख लेंगे क्या कह रहा है. कहता है TS निकालो. ओके, TS निकालते हैं. तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं हमारे पास. ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारे पास ये छोटे वाला, ताहा पे अटेंशन प्लीज, TRS, and one triangle is the bigger one. Yes or no? This is 8 and that is 6.5. Now the examiner is asking us to find out, and RS हमारे पास 1.6 है, हमें X निकालना है. Let's find out कि ये X क्या चीज है.
और ये हम निकालते हैं रेशो मेथड से। रेशो मेथड क्या है जी? जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, देखिए सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा सिमिलैरिटी रहा हूं। कर सकते हैं ना? हाँ देखिए जरा, दो ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो ऑल एंगल्स सेम होंगे, ऑल एंगल्स आर सेम, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होगी। क्या होगी बेटा? करस्पॉन्डिंग साइड रेशो इज इक्वल। ये दोनों पॉइंट्स इसमें सेटिस्फाई करने चाहिए, क्योंकि एंगल के बारे में कुछ नहीं गिवन हमें इस क्वेश्चन में, हम लोग बस फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये इसकी साइड्स की रेशो क्या है। अब जरा देखें बेटा, ये जरा देखें, बॉक्स बना दिया मैंने, इधर मैंने लगा दिया इक्वल, यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्रैक्शन, यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्रैक्शन। ओके, अब मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में जो नंबर लिखूंगा ना वो मेरे पास अननोन होना चाहिए ताकि सब्जेक्ट मेकिंग आसान बने। तो ये है मेरे पास x। इज दिस क्लियर? यस और नो? अब x के नीचे जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो आएगी 6.5। यस और नो? यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay, now x belongs to this triangle, so I'll write 1.6 in the numerator। इसको डिनोमिनेटर में नहीं लिखना क्योंकि ऊपर वाले दोनों एक ही ट्राइंगल के होने चाहिए, ठीक है? ओके, नाउ डिवाइड बाय 8। अब यहाँ पे होगी क्या अरबाब? अरबाब यहाँ पे क्या होना बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी कि नहीं? यस सर। तो ये हो जाएगा बेटा 8x इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई बाय 1.6। तो 8x इज इक्वल टू 6.5 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें, ये आ रहा बेटा 10.4। डिवाइड बाय 8 करें क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, पेपर 2 है। सर हम Divide by 8। 6.5 को उधर ले जाना, लेफ्ट राइट हैंड साइड, वो भी हो सकता है ना? कैसे बेटा? अगर 6.5 को हम राइट पे शिफ्ट करें बेटा हमने x को निकालना है ना, हम उसको राइट पे लेके जाके क्या फायदा होगा, मैं ये मुझे तो बताएं। x तो अकेले रह जाएगा ना? ये वाला x की बात हो रही है ना, जी जी। क्योंकि वो जो क्रॉस लगे वो मल्टीप्लाई है। तो मैं ये आपको यही कहना था कि हम अगर 6.5 आप को अगर आप अगर ये कह रहे हैं कि सर अगर पहले हम लोग ये नहीं करते तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, आप ये कह रहे हैं, जी ये कह रहे हैं? जी जी वही हाँ हम ये भी कर सकते हैं बिल्कुल, ये डायरेक्टली हो जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.3। तो ये T to S जो है ना, ये आपके पास 1.3 है। ओके, हमजा नासिर कैन यू हियर मी? हमजा नासिर कैन यू हियर मी? बेटा आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आपको? जाहिर कैन यू हियर मी? बेटा माइक ऑन करो, मुझे बात करनी है। Yes, sir. ओके जाहिर, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में थोड़ा वो आई डिड दिस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री सर। बेटा कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आपने इस्तेमाल की, ये बताएं मुझे जरा। पहले हाइपोटेन्यूज निकाली होगी। सर पहले मैंने से वो निकाल लिया जो एंगल है इसका साइड वाला, फिर लगा दिया। बट तो ये तो सबसे ज्यादा आसान तरीका है ना, ये तो मैंने समझाने में बहुत टाइम लगाया, वरना ये तो यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहीं पे खत्म हो जाता। ओके जाहिर, जी sir. बेटा अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ तो ये मैं कैसे निकालूंगा? रेड वाली हाइपोटेन्यूज। Sir, Pythagoras theorem. ओके वेरी गुड, पैथागोरस थ्योरम जरा बताएं मुझे जरा प्लीज। तो ये होगा बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6.5 स्क्वायर। यस, Yes, sir. तो y हो जाएगा स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6.5 स्क्वायर। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, जरा कैलकुलेटर करके बताओ। स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6.5 स्क्वायर, ठीक है बेटा? Sir, 10.3. तो 10.3 आ रही है। ओके जाहिर, ये निकल आई ना मेरे पास। जी. अब मैं ये निकालना चाहता हूं z, लेकिन ये मैं सिमिलैरिटी से निकालूंगा। तो बोलो कैसे निकालूं? z सिमिलैरिटी से निकाल के बताओ, शाबाश जल्दी करो। हरी अप, मेक इट क्विक। Sir, Z divided by 1.6. नो, z डिवाइड बाय 10.3। z की करस्पॉन्डिंग साइड 10.3 है, इडियट। ओके नाउ सामने क्या लिखूं z के? दोनों नोन होने चाहिए, ऊपर नीचे वाले। 6.5. बेटा z 1.6 वाले ट्राइंगल में है यार, तो आप 1.6 डिवाइड बाय 8 लिखो ना। देखो यहां पे जरा गौर करो बेटा, आपको z निकालनी है ना सिमिलैरिटी से, ये मैं आपकी खातिर कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप स्ट्रगल करते हैं इसमें। आपने z निकालनी है तो आपने फौरन ये बॉक्स बनाया, इक्वल लगाया, दो फ्रैक्शन लगा दिए, क्योंकि सिमिलैरिटी में यही चीज इस्तेमाल होती है। ओके, अब z निकालना है, z को ऊपर लिखो।
z की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है 10.3, आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल चुके हैं, ठीक है। अब एक अननोन ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, तो दूसरा अननोन आप अफोर्ड नहीं कर सकते इक्वेशन में, ठीक है। तो इट्स बेटर कि हम 1.6 और 8 ले लें, तो 1.6 यहां पे लिख देते हैं और 8 यहां पे लिख देते हैं। 1.6 8 z के नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि वो z वाले ट्राइंगल को बिलोंग कर रहा है। क्लियर हुआ? जी सर। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 8z इज इक्वल टू 10.3 डिवाइड बाय 1.6, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइड बाय 8 कर दें तो ये हमारे पास कट जाएगा। तो 10.3 मल्टीप्लाई बाय 10.3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइड बाय 8, सो आंसर आ रहा है मेरे पास 2.06। समझ आई है? यस सर। तो देखो एक चीज आपने समझ डाली है कि आपके पास 1.6 आ रहा था, x आपके पास 1.3 आया और z हमारे पास 2.06 आया, क्योंकि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके, यस सर। चलें आगे भाई। स्टैटिस्टिक्स, ये तो बस पीस ऑफ केक क्वेश्चन है। अगर किसी को हिस्टोग्राम का फॉर्मूला आता है तो वो कर सकता है। तो हिस्टोग्राम का फॉर्मूला पहले ही देख लें क्योंकि नीचे बना हुआ है। तो इधर लिख लें दैट एफ डी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास इंटरवल मल्टीप्लाई बाय के। All right. In the first part, examiner is asking use the histogram to find the value of p. हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन p की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले we have to show that what is the value of k. Find k first. k फाइंड करें, पहले पिलर से फाइंड आउट कर लें, ठीक है। फर्स्ट पिलर को ले लें, टेक दिस वन। इसकी एफ डी आपके सामने नीचे डायग्राम में नजर आ रही है। दैट एफ डी ऑफ द फर्स्ट पिलर इज 5 6 7 8 है। that fd is equals to 8। फ्रीक्वेंसी बेटा इसकी also 8 है। क्लास इंटरवल है 0 से 1 तक 1 होता है, इज इक्वल्स टू k, तो मतलब k इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, अब p फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास इंटरवल, क्योंकि k 1 है तो मैं अब k नहीं लिखूंगा, ठीक है जी। फिर ये क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं? बेटा लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं, 1 माइनस 0, समझ आई? सही है। ओके, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ओके फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द थर्ड पिलर क्या आ रही है बेटा? थर्ड पिलर हमारे सामने नीचे बना हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है सामने 30, तो हम लिख देंगे 30। अरबाब फ्रीक्वेंसी नजर आ रहा है कि वो p के बराबर है, और क्लास इंटरवल है 2 माइनस 1.5, 1.5 1.5 होता है ना, तो 2 में से 1.5 माइनस करो तो आ रहा है 0.5। ठीक है बेटा, 5 आ रहा है, सही है। तो 0.5 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 15। क्या आ रहा है बेटा? 15। तो ये 15 हम लोग यहाँ पे लेते हैं 1। अब कहता है कंप्लीट द हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम कंप्लीट करने के लिए अरबाब, डू आई नीड दीज एफडीज और नॉट? ये 4 एफडीआं चाहिए हमें कि नहीं? जी। चलो फर्स्ट वाले की बताओ, 14 डिवाइड बाय व्हाट करूं? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय तो व्हाट? 14 डिवाइड बाय 0.5। वेरी गुड, तो इट्स 28। ओके, फिर बताएं बेटा जाहिर, 23 डिवाइड बाय व्हाट? 23 divided by 1 sir। गुड जॉब, 23। ओके, 18 डिवाइड बाय व्हाट? 18 divided by 1.5। ओके, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जाहिर बोले, कोई भी बोल सकता है, जिसको क्लियर ना हो वो बोले, क्योंकि ये रिपीट नहीं होने फिर टॉपिक्स। 12 डिवाइड बाय 2। गुड जॉब, तो इट्स 6। अब आपके पास ये सब कुछ आ चुका है, अब इन सबको आपने प्लॉट करना है। अब देखें जरा, 2 से 2.5 28 टच करना है। 2.5 पहले तो ये है, ठीक है, पहले तो यहाँ से उठा कर 20 तक ले आओ, 28 तक चले जाएंगे हम लोग बाद में। ये हो गया बेटा 25 26 27 28। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे आपने एक पिलर बना लिया अरबा। जी बेटा, एफडी के बगैर कैसे फाइंड करेंगे? एफडी के बगैर तो हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते ना, ठीक है, कीप दिस इन माइंड। एफडी क्या है बेटा? एफडी का जो नॉर्मल मतलब है ना, वो होता है हाइट ऑफ द पिलर होती है। क्या होती है बेटा? हमने तो अपने अपने हिसाब से बनानी है ना इसमें। अपने हिसाब से कितना बना रही है? मैं तो यहाँ से बना रहा हूँ, ये जो एफडी लिखी हुई है मेरे पास 28। ये जो आपने एफडी बताई है ना मुझे, ये जो हमने फाइंड आउट किया है, इसी के जरिए हमने प्लॉट करना है पिलर, हमने इसको यूज करना है, एंड वी हैव टू यूज पिलर्स एज वेल, एफडी एज वेल। क्लियर? सही है। अच्छा देखो, 2.5 के बाद 2.5 से 3.5 तक पिलर है, और 23 टच करना है, तो 3.5 आपके पास ये है, ऐसा ही है, तो 20 तक ले जाता हूँ स्ट्रेट लाइन, फिर वहां से बाद डिसाइड करते हैं कि 23 कहाँ पर आता है। 21 22 23। ठीक है बेटा अरबाब, 2 पिलर बन चुके हैं। ओके, अब देखें लास्ट वाला देख लें, 3.5 से 5 तक, एंड द एफडी इज 12। ये ना हो कि 18 को देख लो, एफडी को देखना 12, 5 तक तो 12, तो जरा देख लें यहाँ पे 5 ये है, तो 5 to 10 तो आ जाते हैं एकदम स्ट्रेट ही, 11 12। ठीक है जी, तो ये अब पिलर को ज्वाइन कर लें।
लास्ट वाला कह रहा है कि 5 to 7 जाओ और 6 लो, तो 5 के बाद 2 बॉक्सेस ऊपर, तो दैट इज 6। तो ये हो गया बेटा आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट। ताहा इज दिस क्लियर बेटा, समझ आ गई बेटा? Sir. चलें, दैट्स गुड। मूविंग फॉरवर्ड, ओके। Now they say that the table summarizes the time C hours that each student in a group of 50 students, okay, 50 स्टूडेंट हैं तो मतलब कि टोटल फ्रीक्वेंसी is 50. Okay, now calculate an estimate of the mean. So mean is equals to summation fx divided by summation f. तो हमारे पास summation f तो हमारे पास 50 है, लेकिन fx का प्रॉब्लम है। अब f हमारे पास है, x कहाँ से निकालूंगा अरबाब? सर मिडिल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो। वेरी गुड, मिडिल वैल्यू पहले फाइंड आउट तो करें। मिड पॉइंट 0 2 का मिड पॉइंट है 1, 2 और 4 का है 3, 4 और 6 का है 5, 6 और 8 का है 7 और 8 और 10 का है 9। अगर आपको ये फाइंड करना ना आए, फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आता है कि 7.25 टू 9.75 कि इसका मिड पॉइंट निकालो, तो इन दोनों को ऐड करना, ऐड देम 7.25 प्लस 9.75 डिवाइड बाय 2 कर लेना, तो 8.5 इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू। ओके, क्लियर है बेटा? फाइंड आउट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? मिडिल का मतलब है ऐड डिवाइड बाय 2। इज दिस क्लियर? चलें जी, 1 8 जार 8 प्लस 16 into 3 48 5 into 15 15 5s are 105 75. okay, it's 75, thank you। 7 7s are 49 and 4 9s are 36। ऐड कर लें बेटा सबको, 8 plus 48 plus 75 plus 49 plus 36 216 divided by 50, it's 4.3। okay, मीन को राउंड ऑफ नहीं करना, डोंट राउंड ऑफ मीन, ओके, डोंट राउंड ऑफ मीन को राउंड ऑफ नहीं करते क्वेश्चन में। जो आंसर आए एज इट इज पूरा लिख देना। ड्रॉ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ओके, अरबाब जी बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनाने के लिए मेरे पास CF होनी चाहिए ना? बिल्कुल। तो CF नहीं होगी तो हम नहीं बना सकते, तो हम CF बनाते हैं ऐसे, यहाँ पे एक लाइन लगा के लिखते हैं CF। राइट फर्स्ट वन एज इट इज, 8 plus 16 24 24 plus 15 is 39 plus 7 is 46 and 46 plus 4 is 50 आ गया बेटा? जी ये 50 टोटल के साथ रिलाई करना चाहिए, अदरवाइज इट्स रॉन्ग, ठीक है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है? और क्लास हो रहे होते हैं, समझ आएगी? तो 0 to 2 8, तो 2 पे 8 प्लॉट करेंगे, तो 2 पे 8 ये हो गया। ओके, 4 2 to 4 देखो लास्ट वाला नहीं है, 4 के ऊपर आप 24 प्लॉट करो, तो 4 के ऊपर 24, तो 4 और 24 हो गया ये क्रॉस। 6 पे 39 है, तो 6 पे होगा 39 ये। 8 पे है 46, तो 8 पे इज 45 46 एंड लास्ट वन 10 पर है हमारे पास 50, तो ये हो गया जी क्रॉस यहाँ पे 50। अब आपने करना ये है कि आपने इसको स्मूथ कर्व बनाना है, ये ना कि रूलर से ज्वाइन कर दो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो काइंडली प्लीज मेरा हया रखना वहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया जी, आपने यहाँ से स्टार्ट किया। पेंसिल से जरा करना आसान होता है, तो कोशिश करें कि स्मूथ कर्व बने आपका, स्मूथनेस इसमें आए। स्मूथनेस नहीं आएगी तो आगे डाटा खराब हो जाएंगे, ठीक है जी? यूज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टू फाइंड आउट द मीडियन। ओके, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बेटा मीडियन इज हाउ मच परसेंट? जल्दी बताएं शाबा। 50%. तो 50% को यही लिखते हैं ना, 50 डिवाइड बाय 100। Yes, sir. तो टोटल फ्रीक्वेंसी है 50, तो 25th वैल्यू आ जाएगी, ऐसा ही है ना? तो 25th वैल्यू इज, तो 25th वैल्यू यहाँ पर है, इसको हिट करें ग्राफ के साथ। जो आंसर आ रहा है एज इट इज लिखें। आप लोग प्लीज आंसर को राउंड ऑफ मत करा करो। यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के स्क्रिप्ट में देखा है कि वो क्या करते हैं कि ये 4.5 ये 4.2 आ रहा है ना, तो लिख देते हैं 4.2 और 4। ओ भाई, नहीं लिखने की जरूरत, एज इट इज 4.2 जो भी आ रहा है आप लिखो। इज दिस क्लियर? ताहा, इज दिस क्लियर? यस सर। चलें, अब मुझे बताएं, इसमें बाकी पार्ट नहीं है लेकिन मैं खुद करना चाह रहा हूँ। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है बेटा?
सर इसका 3/4 माइनस कर देंगे 1/2 से, वहाँ x वेरी वैल्यूज गुड। देख लेंगे। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल होता है बेटा, ये याद रखो, ठीक है। अपर क्वार्टाइल बेटा क्या होता है? अपर क्वार्टाइल इज 75%, 75% ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 है टोटल, तो 75% ऑफ 50 क्या आता है बेटा? 37.5। It's 37.5, तो वी हैव टू हिट 37.5, तो 37.5 वैल्यू है। तो 37.5 अरबाब 35, 36, 37, 37.5 इसका सेंटर होगा ना? यस और नो? तो ये यहाँ से हो जाएगा हिट। तो अपर क्वार्टाइल आ रहा है मेरे पास बेटा 5.2, 5.4, 5.6, 5.8 आ रहा है, ऐसे ही है। तो मैं इंटर क्वार्टाइल में ऊपर 5.8 लिख दूंगा। अब जरा लोअर क्वार्टाइल फाइंड करते हैं। लोअर क्वार्टाइल क्या होता है अरबाब? कितना परसेंट होता है बेटा? 25 minus divided by 100 into 50. वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे 50 है ना टोटल, तो 25% ऑफ द ये आता है 12.5। कितना आता है बेटा? हम्म तो 12.5 यहाँ पे देखेंगे, 12, 10, 11, 12, 12.5 इसका सेंटर होगा कि नहीं? तो ये ग्राफ के साथ हिट करें, नीचे ले आए, तो मेरे पास आ रहा है ये 2.6। ये कितना आ रहा है बेटा? तो 5.8 माइनस 2.6, तो 5.8 को 2.6 से माइनस करें, 5.8 माइनस 2.6, सो द आंसर इज 3.2 इज द इंटरक्वार्टाइल रेंज। ऐसा ही है हमजा? Yes, तो sir. फॉर एग्जांपल भी इसका अगर हम 45th परसेंटाइल फाइंड करें हाँ तो जी, तो वो तो 8 पर आएगा ना 45% नहीं, वो ऐसे करना है 45 परसेंटाइल ऑफ 50, ठीक है। हम्म 45%। देखें अरबाब ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं भी बताने ही वाला था कि 45th परसेंटाइल ऑफ 50 फाइंड करना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये 22.5 आ रहा है मेरे पास। कितना आ रहा है बेटा? तो 22.5 को आपने हिट करना है ग्राफ के साथ। समझ आई है? इज दिस क्लियर अरबाब? यस सर। इट्स 45th परसेंटाइल। ये एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। तो 22.5 को अब मैं कलर चेंज करके यहाँ पे ले देता हूँ 22.5। तो 22.5 हो गया बेटा यहाँ पर, ठीक है जी। ये हिट हो गया, ये आ गया बेटा, नीचे आ रहा है बेटा। तो ये मेरे पास आ रहा है कुछ 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.85 लिख दूंगा, ठीक है, या 3.9 लिख देंगे, ठीक है। तो सर जब नॉर्मल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करनी होती है उसको क्या करते हैं? क्या कहते हैं बेटा? अगर 40th वैल्यू है ना हम्म, तो उसको वही मेंशन करेगा 40th हाँ वैल्यू हाँ, वो बस। तो लिखा होता है ना वहाँ पे लिखा हाँ होता है 40th परसेंटाइल। कह सकता है कि 27 परसेंटाइल निकालो, 90th परसेंटाइल निकालो। समझ आ गई? नहीं, मैं ये पूछा जिसमें हम नॉर्मली हम जस्ट फाइंड करते हैं कैलकुलेशंस के बगैर, उसे क्या कहते हैं? क्या चीज? फर्स्ट कभी 40 पर है ना, हाँ, तो 40 पर 8 टच कर लेना, नहीं 6 सॉरी। 40 पे मैं टच करके बताता हूँ आपको, सबर करो। 40 पे ये टच किया, ठीक है, ऐसे ही है ना? जी तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास। तो ये हम इसको 40th परसेंटाइल नहीं बोलेंगे, समझ आइए, हाँ, इसको क्या कहते हैं हम? इसको 80th परसेंटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 80% का। कैसे कैसे बोलेंगे जरा देखो। अच्छा, ये 40 आउट ऑफ 50 है ना, हम्म तो 40 आउट ऑफ 50 इज हाउ मच? 80% और नॉट? या सो दैट इज 80th परसेंटाइल, रिवर्स केस। चलें जी, प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चंस। ऑलराइट, साइमल्टेनियस इक्वेशन जी गौर से देख लें कि इसके बाद किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहले आपकी इक्वेशंस अरेंज होनी चाहिए। लुक एट द इक्वेशंस वेरी क्लियरली। इक्वेशंस को देखें जरा, x के नीचे x है, y के नीचे y, इक्वल के नीचे इक्वल, नंबर के नीचे नंबर, ठीक है जी। अब करना यह है कि ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें 3 x के साथ जो लगा हुआ है, और यहां पे मैं लिख दूंगा 2। समझ आ गई सबको? लेकिन दोनों में से एक को माइनस कर लो, आपकी मर्जी है। आप ऊपर वाले को करते हो, नीचे वाले को करते हो, आप एक को माइनस करो ताकि कटिंग हो जाए, ठीक है। नो, वी कैन नॉट डू इट डायरेक्टली विद द कैलकुलेटर। 3 2s are 6x minus 3 4s are 12y is equals to minus 33। साइन पहले लगाया करो वरना भूल जाते हो फिर। ये हो जाएगा बेटा -6x minus 6y is equals to माइनस माइनस प्लस, और 2 6 are 18 सॉरी 12। लाइन लगा दें, 6x minus 6x कैंसिल हो गया। यही मैं करना चाहता था, इसीलिए मैंने इनको कोफिशिएंट को सेम किया था। तो ये आ गया बेटा -18y is equals to प्लस माइनस माइनस, okay, 33 minus 12 is 21 minus 21, ठीक है जी।
डिवाइड Sir, बाय why did माइनस you put minus 33? It's 3 11s are is 33, sir. हाँ ना तो ओ यस यू आर वेरी मच राइट, थैंक्स। तो ये हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं अभी। ओके 33 + 12 is 55, yes or no? 45, sorry, it's Yes. 45. Thanks for the correction. Divide by -18 on both sides, so -18 ये कट गया। Okay, 45 divided by -18 calculator. So the answer is -5/2. What? और -2.5. अब अपनी मर्जी से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, पुट इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें ताकि आपके पास रिजल्ट आ जाए। x का भी, क्योंकि y आ चुका है, तो 2x - 4y = 11। ये हमारे पास इक्वेशन है, शुरू क्वेश्चन ओरिजिनल ये था 2x - 4y की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2.5 = 11। अब सर यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा अलजबरा को ख्याल करें, ठीक है। पहले तो देखिए जी, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो मैं लिखूंगा 2x into minus प्लस और 4 into 2.5 कैलकुलेटर कर लें, 4 into 2.5 is 10। सर आपने दरमियान में क्या किया? ये कहाँ पे? 2.5 x y की जगह पे पुट किया, सही 10 को वहां पे ले जाएं, 2x = 11 - 10, 2x = 1, x = 1/2, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, तो यहाँ पे लिख दें 1/2 और y की वैल्यू आई है -5/2। अगर आप पॉइंट्स में भी लिखते हैं तो लिख दें 0.5 और -2.5, तो 4 मार्क्स हैं। तो बरीरा आपका क्वेश्चन था कि सर हम इसको कैलकुलेटर के जरिए कर सकते हैं। बेटा कैलकुलेटर के जरिए हमें रिजल्ट पता लगेगा खाली कि हमारा रिजल्ट ठीक है कि नहीं। इज दिस क्लियर? और आपको मैं पहले भी ये सिखा चुका हूँ कि अपने क्वेश्चन वेरीफाई करना है तो पेपर 2 के अंदर हो तो कैलकुलेटर ओपन करो, साइमल्टेनियस इक्वेशंस की इसके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को कैलकुलेटर के अंदर पुट करो और चेक करो कि आपने रिजल्ट आपने ठीक अप्लाई किया हुआ है कि नहीं। आपके पास कैलकुलेटर में आपका पहले ही एग्जाम वाले दिन पे इसको रीसेट कर लेना ताकि आप लोगों के मसले ना हो, ठीक है। रीसेट करने का भी तरीका बताया हुआ है, शिफ्ट और 9 दबाते हैं, ठीक है, तो आपके पास रीसेट हो जाता है। मैं मेन्यू करके मैं इक्वेशन में देख लेता हूँ, ठीक है। आप लोग मोड और 5 दबाते होते हैं, मेरे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आप 1 दबाएंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 2 अननोन है तो 2 ही ले लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 2, ओके, y के साथ लिखा हुआ है -4, ओके, आखिरी नंबर है 11, फिर नीचे आ गए 3 = -6 इक्वल्स, अब देखें जी x की वैल्यू आ रही है 1/2 की, हमने 1/2 लिखी हुई है, y की वैल्यू आ रही है -5/2, मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर है? नो सर, जी आप बगैर एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं क्योंकि एक आध सवाल सब्स्टिट्यूशन ऐसा, से। हाँ जी, एक सवाल ऐसे आता है कि इसमें एलिमिनेशन हो ही नहीं सकती चलो भाई सब्स्टिट्यूशन करते हैं जी, क्योंकि एक आदमी हम वो नहीं कर सकते ना एलिमिनेशन। चलें जी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, आपकी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है बिल्कुल। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ बॉक्सेस बनाता हूँ, उस इन बॉक्सेस के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, ठीक है। ओके चलें एक काम करता हूँ ना, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है मैं उसमें करवा देता हूँ, नोट्स में कराऊं। जी सर प्लीज। जरा डिटेल में हो जाएगा जरा, अगर आपको पेपर में बाद एक जगह पर आप लोग नहीं कर सकते, आपकी बात ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमें चाहिए, एक मिनट जरा वेट कीजिएगा, जरा एक बच्चा इक्वेशन बोल दे बेटा, जरा इक्वेशन क्या थी वहाँ पे, 3x क्या था जाहिर, बोलो बेटा। 2x - 4 = 11. ओके दूसरा 3x + 3y = माइनस -6. थैंक्स। ओके जी, इक्वेशन नंबर 1 देख लें बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें, ये 2 हो गया। अब दोनों में से किसी एक में सब्जेक्ट बनाए। यार मेरी आवाज रिवर्स क्यों हो रही है? किसी का माइक ऑफ करो। अब ठीक हो गया? ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2x - 4y = 11। तो अरबाब ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें से हम लोग x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। आप y को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 2x = 4y + 11, ऐसे ही है बेटा, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या x सब्जेक्ट बन गया बेटा?
जी सर। बन गया बेटा? ओके, नाउ आपके पास x आ गया है, पुट इन इक्वेशन टू, पुट इन इक्वेशन टू। दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें x की वैल्यू। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू -6। ओके, x की जगह पे मैं लिख दूंगा 4y प्लस 11, तो मैं लिखूंगा 3, x की जगह पे लिखेंगे 4y प्लस 11 डिवाइड बाई 2 प्लस 3y इज इक्वल टू -6। अरे बाबा व्हाट हैपेंड? देखो यार इस इक्वेशन को जरा देखो, जरा इक्वेशन 3 बन गई है, इस इक्वेशन में x खत्म हो गया अभी, तो ऐसा ही है? वाई कट जाएगा ना बेसिकली। अभी नहीं काटो प्लीज, खुदा का वास्ता है यार, प्लीज 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 आपको यार, बाद में कह रहा हूँ ना कि आप अभी नहीं, अभी नहीं, अभी खामोश। अब देखिए यहाँ पे 3 के नीचे 1 है, स्ट्रेट फायर करके मल्टीप्लाई करो पहले। 3 4 जा 12y प्लस 33 डिवाइड बाई 2 प्लस 3y इज इक्वल टू -6। ठीक है, क्योंकि मैं एलसीएम से बचना चाहता हूं ना, ठीक है, तो मैं 3y को उधर लेके जा रहा हूं। 12y प्लस 33 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू -3y -6। मैंने एलसीएम से अपने आप को बचाया है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 1 करेंगे, यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने जी, तो ये हो जाएगा 12y प्लस 33 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद -3y -6। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? तो सर हम 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? अभी छोड़े ना, अभी छोड़ दें प्लीज, आप पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होना है इसमें। आप यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 भूल जाओगे। तो सर 33 उधर चले जाएगा, 3y नहीं ना, 12y रह आप जाएगा इसको ना। छोड़, देखें आप इधर देखें, ये चीज जरा नोट करें, यहाँ पे आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ आई आपको? हम्म। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये अंडरस्टूड सी बात है, क्लियर है? सही है। अब अगले स्टेप में करना ये काम, वरना गलती करोगे वहां पे। 12y प्लस 33 इज इक्वल टू -6y माइनस 2, ये हो जाएगा बेटा -12। इज दिस क्लियर? यस और नो? तो सर हम इस फ्रैक्शन से लाने से हम बच जाएगा नहीं ना नहीं उससे। नहीं नहीं नहीं, फ्रैक्शन के अच्छा लाने से बचोगे नहीं, गलती बात कर तो दोगे सुने ना, आप। बात तो सुने ना। जी जी बोलें। -6 है, बिल्कुल है। 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, हो जाएगा ना। कैसे? इस स्टेप में, इस स्टेप की बात करें? ये नीचे 2 जो है फ्रैक्शन में, हाँ हाँ, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो रहा है। वो -12 बन जाएगा। हाँ 12y 3y 12y क्या कहते हैं -6 उधर चला जाएगा, 6 और 3 कट हो जाएंगे और 3 और y कट हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, गलती हो जाएगी आपसे, ये आप गलत बोल गए हैं, ठीक है। सही है। सो अब आप y को इकट्ठा कर लें, तो बड़ा y इधर है, तो ये छोटे वाले को यहाँ पे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये -33 हो गया, -12 हो गया, तो ये आ रहा है बेटा 18y इज इक्वल टू -45 आ रहा है बेटा। डिवाइड बाय 18 कर लो, तो ये आ रहा है हमारे पास सेम वही आंसर आ रहा है, y इज इक्वल टू -5/2 आ रहा है बेटा, वही आंसर आ रहा है कि नहीं? अब इस आंसर को उठाकर ऊपर ले जाओ, जहां पे तुमने x को सब्जेक्ट बनाया था, ये नजर आ रहा है? इस आंसर में 4y प्लस 11 डिवाइड बाई 2, तो 4 मल्टीप्लाई विद 2.5 -2.5 -2.5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 11 डिवाइड बाई 2 करो, तो देखो 0.5 आ रहा है कि नहीं अरबाब? जी सर। अरबाब आ जी, रहा है जी। कि नहीं? हम्म। पुट इन x फंक्शन में पुट करो ताकि रिजल्ट आ जाए। इज दिस क्लियर? तो ये था बेटा आपका ये। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन देख लें आज के लिए, तो ये है बेटा सॉल्व द इक्वेशन। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ब्रैकेटें खोलनी पड़ती हैं। तो लिखते हैं भाई 2x², यहाँ पे जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 8 3 24 माइनस 3x। ठीक है बेटा, अब ये ना हो गया बेटा ये 3 है, 3 और x काट दो आगे सामने सामने, प्लीज खुदा का वास्ता है, इन दोनों को इधर लेकर आओ। 2x² प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, राइट जाहिर? Yes, sir. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। हम एग्जामिनर को वैल्यूज पुट करके दिखाएंगे, इट वुड बी -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4a एंड c इज -24 होल डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू इज 2। अब कैलकुलेटर की मदद से प्रेस द मोड बटन, प्रेस 5 प्रेस 3, a की वैल्यू डाल दें 2, b की वैल्यू डाल दें बेटा 3, c की वैल्यू डाल दें -24। ठीक है, अगर आप में से किसी को नहीं आता तो मैं आपके सामने एक दफा वन लास्ट टाइम कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे होता है।
तो आपने मोड दबा के आपने आपके कैलकुलेटर में आपके इक्वेशन लिखा होता है। मेरे पास कैलकुलेटर में ए का बटन है, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, तो मैं 2 प्रेस कर रहा हूँ, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। आप प्रेस मोड प्रेस 5 प्रेस 3 करोगे तो आ जाएगा। ए की जगह में डाल दो 2, बी की जगह पे डाल दो 3, सी की जगह पे डाल दो -24। ठीक है जी, तो इक्वल दबा दें। एक आ रहा है मेरे पास x1 ये, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x1 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 201 स्क्वायर रूट 201 डिवाइड बाय 4। SND करके मैं आंसर लाइन पे लिख दूंगा। x1 इज इक्वल्स टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना है, वहां पे लिखा हुआ है बेटा, देख लो। तो 2.79, तो ये हो जाएगा बेटा 2.79। क्वाड्रेटिक के हमेशा दो आंसर्स होते हैं। x2, तो x2 इज इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट 201 डिवाइड बाय 4। SND कर लें तो ये आ रहा है बेटा x2 इज इक्वल टू -4.29। तो -4.29 is the answer for 4 mark. Is this clear everybody? Yes or वैसे no? ये वो लिखना जरूरी है? Yes, sir. बेटा लिखना जरूरी है, 4 नंबर एग्जामिनर को कुछ दिखाना है आपने, मैं समझ आई? इसकी बात कर रहा हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है। ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन बगैर फॉर्मूला लिखे वैल्यू पुटिंग करेंगे तो गलती कर देंगे, 90% चांस है। मैं आपका कह रहा हूँ, बाकियों का नहीं। क्या मतलब मेरा क्या कर? मुझे पता है तुम गलती करोगे ना, आई नो यू यार वेरी वेल। 3 साल पढ़ाया मैंने तुम्हें भाई, मेरे सामने तो बड़े हो गए तुम लोग। एक एक चलो भाई, फिर इंशाल्लाह बाकी हम लोग कल प्रोसीड करेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का आधा कर लिया तकरीबन। इंशाल्लाह टेक केयर एवरीबॉडी। एक ने मैं ये नोट शेयर कर रहा हूँ और क्लास में यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।